हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? तो हम शुरू कर रहे हैं आज एसएससी जीडी की योद्धा सीरीज सेट नंबर 1। तो आप लोग को पता होगा कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 27 अप्रैल से। तो आप लोग के लिए कम समय बचा है। आज 14 तारीख हो गई, मुश्किल से आपके पास 10 दिन का टाइम है। तो बच्चों, इस अंतिम क्षण में हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पे जुड़ करके आप इसको ध्यान से सवाल लगा लीजिए। हो सकता है आप 20 में 20 क्वेश्चन नंबर लेके आए, यानी 20 क्वेश्चन 20 सॉल्व कर लें आप। मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि एसएससी जीडी में टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन मैथ का होता है। तो मैं आपके लिए इसलिए अंतिम समय, परीक्षा का अंतिम समय योद्धा सीरीज सेट नंबर 1 यह मैथ के लिए है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। हमारे YouTube वनडे कोचिंग चैनल पे जुड़ करके अंतिम समय पे आप इसको तैयारी कर सकते हैं और अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम समय को बर्बाद ना करते हुए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेट नंबर 1। ठीक है, चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो। ए वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा के अंतिम समय का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आ भी सकता है 100%। एक वस्तु 22.5% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब मालूम ही है। तो मेरे भाई, इस तरह से सवाल में एक वस्तु 22.5% लाभ पर बेची जाती है, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य नहीं दिया। जब क्रय मूल्य अगर न दिया हो और उसके बाद अगर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है तो हमेशा क्रय मूल्य 100 होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई? 100 होगा। ठीक है, 22.5 लाभ पर बेची जाती है तो एसपी क्या होगा? इसी 100 में 22.5 जुड़ जाएगा। क्लियर? तो 100 हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो 122.5 हो गया। अब इसका कह रहा है अनुपात ज्ञात करने के लिए 1 दशमलव हटा दो, 1 जीरो बढ़ा दो। अब इसको सॉल्व कर लो। मिनिमम 5 दूना 10, 0 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25। फिर सॉल्व कर लो। 5 चौक 20, 0, 5 चौक 20, 5 9 45। इस तरह से हमारा अनुपात आ गया 40:49। चीजें सरल हैं कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताना, चीजें सरल हैं कि नहीं? 40:49 ऑप्शन इज राइट आंसर। तो बच्चा लोग समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े कि नहीं? आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको डबल स्टार लगा सकते हो। इस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये लास्ट समय चल रहा है आपका, लास्ट समय चल रहा है। √8 प्लस √2 प्लस √15 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान बताना है। तो मेरे भाई, सबसे पहले √15 को क्या लिख सकते हो? √15 को बच्चे बताओ क्या लिख सकते हो? उसको लिख सकते हो 3 गुणे 5। ठीक है, इसको 3 गुणे 5 लिख सकते हो। तो देखो, सॉल्व करो। √8 प्लस 2, √15 को लिख सकते हो √3 गुणे √5। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अब देखो, 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को लिख सकते हो √3 का वर्ग प्लस √5 का वर्ग और प्लस 2√3 गुणे √5। अब रविंदर कह रहे हैं सर आप इसको यहाँ पे कैसे पा गए? तो ध्यान से समझना, हम 8 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक है, अब √3 गुणे √5, √3 गुणे √5 इसका वर्ग करोगे तो ए वर्ग लेकर के हट जाएगा तो केवल बचेगा 3। ए वर्ग ए रूट लेकर हट जाएगा, केवल बचेगा 5। ठीक है, यानी प्लस होगा। तो 3 5 कितना हो जाएगा? 8, यानी इसके बराबर आ गया कि नहीं?
यानी हम 8 को लिख सकते हैं √3 का वर्ग प्लस √5 का वर्ग प्लस 2 √3 √5। तो बच्चा लोग अब इसके आगे आप a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है आप लोग बताइए। a² प्लस b² प्लस 2ab, यही तो होता है? तो यह इसके बराबर है, तो इसको मान लो a, इसको मान लो b, ab किसके बराबर है? ए तोड़ो, जब कंबाइन करोगे तो a प्लस बी, इसका मतलब क्या है? a हो सकता है √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। भाई जब इसको एक्सटेंड करोगे, विस्तार करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यही मान यहाँ पे हो गया। तो a प्लस बी मतलब √3 प्लस √5 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि बच्चों a स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? √3 प्लस √5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चाहे √5 पहले लिख दो, √3 बाद में लिख दो, चाहे ए से, कोई दिक्कत नहीं। तो चीजें समझ में आई हो तो बच्चों आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे भाई मत भूलिएगा। हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। चलो ए वाला क्वेश्चन देखिए, ए वाला क्वेश्चन देखिए दोस्त, मेरे दोस्त। ए वाला क्वेश्चन क्या है? ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत कम है? बच्चों इस तरह में केवल 3 चीजें पूछ रहा है, ए बी सी, 3 का जिक्र किया है। तो जब 3 का जिक्र करे तो हम लास्ट वाले से शुरू करते हैं। कह रहा ए बी से 20% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। बी सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% ए अधिक है, लेकिन सी का कोई मान नहीं है, तो उसको क्या मान लो? 100। ठीक है, अब इससे ए 25% अधिक है तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा ए बी से 20% अधिक है, अब ए बी से 20% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ? इस पे लगाओगे आप 125 गुणे 20% बटे 100, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 5 25, कितना मान आ गया? 25% एक्स्ट्रा, यानी 125 में आप 25 जोड़ करके तब लिखोगे तो आ जाएगा 150, यानी एक मान क्या लगा गया? 150। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अब कह रहा सी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो सी और ए का तुलना कर रहा है, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 150 में 100 घट जाएगा, आएगा 50। ठीक है, अब देखो 50 है ही है, जहां से लगा हो जिसके ऊपर वो नीचे होना चाहिए। ए से यानी एक वैल्यू क्या होगी? नीचे होगी। एक वैल्यू कितना दिया है? 150, तो 100 पे कितना होगा? काट दो, 50 3 तो आ गया मेरे भाई 100 बटे 3, इसका मान होता है 33.3%। ठीक है, चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जहां 3 चीज दिया हो, ए बी सी, लास्ट में सी को मान लिया 100। अब कह रहा है बी सी से 25% अधिक है, तो 100 में 25 जोड़ दिया 125। अब कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, तो 125 का हमने 20% सॉल्व कर लिया, तो आ गया 25। अब यही 25 125 में जोड़ दोगे टोटल आ जाएगा, एक मान आ जाएगा 150। अब कह रहा है लास्ट में एग्जामिनर कह रहा है सी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो सी और ए की तुलना करो, तो 150 में 100 घटाओगे तो 50 आ जाएगा। यह 50 जहां से लगा रहा है वो वाली वैल्यू नीचे जाती है, तो से लगा है ए में, तो ए की वैल्यू आ गई नीचे 150, तो गुणे 100 पे कितना होगी? सरल कर लिया तो आ गया 33.33%। ऑप्शन ए इज राइट। चीजें क्लियर है कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताना, चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आगे हम बढ़ सकते हैं कि नहीं? बढ़ सकते हैं। देखो मेरे दोस्त ए वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% आ सकता है। ठीक है, स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक व्यक्ति 105 किलोमीटर दूर एक स्थान तक नाव चलाता है और फिर अपनी आरंभिक स्थान पर लौट आता है। ठीक है, तो उसे कुल कितना समय लगेगा? तो मेरे भाई कुल कितना समय लगेगा? कुल समय बराबर कुल दूरी बटा 4।
यही हमारा बेसिक फार्मूला होता है। तो बच्चा लोग आप यहाँ पे समझ लीजिए, एक सापेक्ष है, एक विपरीत है। सापेक्ष में चाल और दूरी जुड़ती है और विपरीत में चाल और दूरी घटती है। मेरे कहने का मतलब ये है, कुल दूरी कितना दिया है? 105 है। कितना दिया है? 105। एक बार सापेक्ष है तो दूरी जुड़ेगी, यानी 9 और 1.5, 9 प्लस 1.5। एक बार क्या करेगी? दूरी घटेगी, यानी विपरीत है, तो 9 में आप कितना घटाओगे? 1.5। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? हमने कहा यदि विपरीत है तो दूरी घट जाएगी, सापेक्ष है तो दूरी जुड़ जाएगी। तो एक बार दूरी जुड़ गई, एक बार चाल घट गई, सॉरी चाल जुड़ गई, एक बार चाल घट गई। अब इसको सरल लो, क्योंकि दूरी समान है, दूरी में कोई अंतर नहीं है। तो भाई दूरी बटा चाल, तो दूरी समान 105, लेकिन चाल सापेक्ष दिशा में है, तो 9 प्लस 1.5 हो गया। फिर प्लस दो चीजें हैं, तो 105 दूरी हो गई, और विपरीत दिशा में है तो 9 में चाल घटा दिया 1.5। इसको सरल करोगे मेरे भाई, तो 105, 9 1 10.5 आ गया, प्लस 105, 9 में से 1.5 घटाओगे तो 5 10 में 5 गए 5, इधर हो गया 8 में से गए 7। ठीक है, अब दशमलव हटा दो, जीरो बढ़ा दो, ये कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे 10 आ गया, प्लस यहाँ दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 तिया 75, यानी 5 51 5 55 25, 5 दूना 10, 5 51 5 0। ठीक है, 5 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 0, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 3 51 3, 3 चौक 12, आ गया 14। तो मेरे हिसाब से 10 और 14 जोड़ोगे तो आ जाएगा 24 आवर, क्योंकि घंट समय है ना, तो समय की यूनिट क्या होती है? घंटा। तो यानी 24 घंटे कुल समय लगा। चीजें समझ पाए कि नहीं? कुल समय बराबर होता है कुल दूरी बटा चाल। यहाँ पे दो चीजें बता रहा है, एक सापेक्ष दिशा में है, सापेक्ष दिशा में कुल दूरी बटे दोनों चाल जुड़ गई, प्लस एक विपरीत दिशा में जा रहा है, कुल दूरी बटे कुल समय, सॉरी कुल दूरी बटे कुल चाल, तो चाल घट गई। इसको जब सरल कर लिया आ गया 24 आवर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चीजें समझ में आई कि नहीं? आप लोग बताना ईमानदारी से, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि बच्चा लोग यह एसएससी जीडी में अंतिम समय के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको हूबहू इसी तरह क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में मिलेंगे, जो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ये समझ लो 80 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, आपका टोटल मार्क होगा 160 नंबर। तो बच्चा लोग आप तुक्का भी कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/8 है, यानी 7 क्वेश्चन पे आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन अगर आप निगेटिव करते हो तब उसमें से आपको एक क्वेश्चन कटेगा। ठीक है, तो आप लोग तुक्का भी लगा सकते हो। ठीक है, और ये अंतिम समय का आपका एक क्वेश्चन जो दे रहा हूं, देख लेना, मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। चलो मेरे दोस्त, ए वाला क्वेश्चन देखिए। ए वाला क्वेश्चन सारे मैं आपको पूरा एनालिसिस करके क्वेश्चन बता रहा हूं। सारे क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर उठा सकते हैं। अबे 2-3 दिन चलने दो, उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा कि कौन कौन चैप्टर आपको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, आपको कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा पढ़ना है, कि किन किन चैप्टर से भी लास्ट ईयर्स मैंने एनालिसिस किया हूं कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा एसएससी जीडी पूछता है। ठीक है, चलो। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के अनुपात 1:2:4 में है। ठीक है, यदि थैली में कुल राशि 225 रुपए है, तो उसमें से 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो मेरे भाई कितने रुपए हैं? 225 रुपए हैं। ठीक है, इनके कितने कितने सिक्के बटे हुए हैं? एक 1 रुपए का है, दूसरा है 50 पैसे का है, तीसरा कितना है मेरे भाई? 25 पैसे का है। ठीक है, इनका जो अनुपात बटा है 1:2:4, ये इनका अनुपात है। ठीक है, तो कह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, यानी ए वाला पूछ रहा है।
तो मेरे दोस्त ये जो अनुपात दिया है ये टोटल पैसे के बराबर है, यानी 225 के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यह रुपए में है, ये दोनों पैसे में है, तो हमें पैसे को रुपए में बनाना है, तो इसका अनुपात तो एक सही है, अनुपात 2 है। ये पैसे में है तो 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, कितने सिक्के होते हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं रुपए में? 2 होते हैं भाई। 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं एक रुपए में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 से भाग दोगे, जब 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, यानी 1 आ गया अनुपात। अब देखो 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 4 होते हैं भाई। 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 4 से भाग दोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि एक चीज रुपए में दिया है और ये पैसे में दिया है, और भी पैसे में दिया हुआ है, सॉरी रुपए में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ ही रहे हो, 25 पैसे के जो सिक्के हैं 1 रुपए में कितने होते हैं? 4। 4 से हमने भाग दे दिया, तो 4 एकम 4, ये बराबर कितना है? 225। चीजें क्लियर ना? 1 1 2 1 3, यानी 3 बराबर दिया है 225 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा दोस्तों? 225 में 3 से आप भाग दोगे तो 3 सते 21, 3 पचे 15, अर्थात 1 यूनिट का मान आ गया 75। पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसों की संख्या ओरिजिनल क्या है? अनुपात 2 है, तो 2 और 1 यूनिट का मान कितना आया है? 75। यही गुणा कर दोगे, 75 दूना 150, हमारा यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीजें मैंने आपको आसान तरीके से बता दी। चीजें समझ पाए कि नहीं? आपको आगे बढ़ सकते हैं। समय को ना बर्बाद करते हुए हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जितना इस समय आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लोगे, वो आपको 27 से जो एग्जाम हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसमें बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो बच्चा लोग ए वाला क्वेश्चन देखो। ए वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, कह रहा है 1234 की पावर 102 प्लस 1234 पावर 103 में यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? यूनिट डिजिट। तो बच्चों इस तरह से केस में लास्ट में अगर 4 और 9 है तो उनका यूनिट डिजिट कुछ अलग ही तरीके से आता है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 4 की घात यदि सम है तो क्या आता है? 4 की घात यदि सम है तो क्या आता है? आप लोग बताइए, 4 की घात यदि सम है तो क्या आएगा? बता सकते हो? 4 की घात यदि सम है तो क्या आएगा? बताओ आप लोग, बताओ। 4 की घात यदि सम है तो 4 की घात यदि सम है तो आ जाएगा लास्ट में 6। 4 की घात यदि सम है तो लास्ट में जो आएगा 6 आएगा। यहीं पे यदि 4 की घात अगर विषम है तो आ जाएगा 4। सेम केस में 9 की घात यदि सम है तो आ जाएगा 9। ठीक है, यदि सम है तो क्या आएगा? 9, और विषम है तो सॉरी सम है तो 1 आएगा, और 9 की घात यदि विषम है तो क्या आ जाएगा? 9। ये चीज याद रखना। मेरे कहने का मतलब बच्चा लोग, 4 और 9 ऐसे कंडीशन है कि जब उनकी घात अगर सम है, जैसे 4 की घात सम है तो जो उनका आएगा मान वो 6 आएगा। तो 4 की घात जब विषम है तो आ जाएगा वो 4 आएगा। सेम वही 9 का है। अब देखो इसका अप्लाई कैसे करोगे? कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसको जब मैं अभी अप्लाई करूंगा तो चीजें समझ। मेरे दोस्त यहाँ पे लास्ट में क्या है? 4 है कि नहीं? अब 4 की घात 102 सम है कि विषम है? प्रत्येक बच्चा बताए। तो कह रहे हैं ये सम है, तो मैंने बताया इसीलिए 4 की घात अगर सम है तो क्या आता है? यहाँ पे 6 आएगा। बताया यही तो। और प्लस इसमें देखो 4 है, इसकी घात क्या है? विषम है, तो मैंने विषम वाला क्या बताया हूं?
विषम वाला बताएं, अगर 4 की घात विषम है तो क्या आएगा लास्ट में 4 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, 6 4 10। यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो लास्ट वाली संख्या क्या है 0, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आ जाएगी मित्र कितना आ जाएगी 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब जहां अगर 9 पड़ेगा तो 9 हम आपको बता देंगे, जहां 9 पड़ेगा हम आपको 9 बता देंगे। तो इस सवाल का जो इकाई अंक आ गया 0 आ गया 4 के केस में। चीजें समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, काम है हमारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना। चलो ए वाला क्वेश्चन देखो, ए वाला क्वेश्चन मेरे भाई देखो, कह रहा है ए बी और सी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों मिलकर काम करते हैं और काम पूरा करने पर उन्हें 3850 रुपए मिलते हैं। तो कह रहा है बी और सी के हिस्से में अंतर क्या है, ये चीज पूछ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे ए है, बी है, सी है, 3 लोग हैं। तो ए काम कर रहा है कितना दिन 12 दिन, बी काम कितना कर रहा है सवाल में 24 दिन, ठीक है, सी काम कितना कर रहा है 36 दिन। जब इस तरह से कंडीशन आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका एलसीएम लोगे तीनों का, तो इनका एलसीएम क्या होगा 72 होगा। यही तो होगा मेरे भाई, 12, 24, 36 का एलसीएम क्या होगा 72 होगा। अब इनका कार्य क्षमता निकालो, कार्य क्षमता कैसे निकालते हो, 12 को 72 में भाग दोगे 12 6 72, 24 को 72 में भाग दोगे 24 3 72, 36 को 72 में भाग दोगे 36 दूना 72। यानी कार्य क्षमता आ गई ए की आ गई 6, बी की आ गई 3, सी की आ गई 2। ठीक है, सी की आ गई। यही कार्य क्षमता इन रुपए के बराबर है, यानी 6 + 3 + 2 बराबर किसके है, इस पैसे के बराबर है 3850 के। क्लियर। अब 6 3 9 2 11 बराबर है 3850 के, तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ 3850 बटे 11 भाग दोगे, 11 3 33, 11 5 55 आ जाएगा मेरे भाई 350। यानी एक यूनिट का मान आ गया 350 रुपए। अब कह रहा है बी और सी के हिस्से में अंतर, बी और सी का अंतर। तो मेरे दोस्त बी का कितना है 3 है, सी के कितना है, सी के कितना है 2 है, इनका अंतर क्या हो जाएगा 1। तो एक यूनिट का मान कितना आया है 350, आंसर 350। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए भाई बी 3 है, सी 2 है, इनका अंतर कितना हुआ 1 हुआ, तो एक यूनिट का मान कितना आया 350 है, तो आया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? आपको मैं ईमानदारी से कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको 27 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है और चलेगा उसमें आपको ये हूबहू मिलेंगे, एक गारंटी। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो मेरे भाई ये वाले देखो 56 कह रहा है 56 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा 56। तो मेरे दोस्त 56 को लिख सकते हो 8 7 56, लिख सकते हो कि नहीं आए? अब इसको 8 को लिख सकते हो 2 पावर 3, 7 को लिख सकते हो 7 पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। जब भी इस तरह से हो जाए तो इसको लिख सकते हो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3। क्योंकि हमें 2 पावर 3 तक विस्तार करना है तो हम 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 कर दिए, ब्रैकेट बंद करो। ठीक है, गुणे 7 पावर 1 को क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त 7 पावर 0 प्लस 7 पावर 1, लिख सकते हो कि नहीं? ईमानदारी से बताना। अब देखो इसको सरल करो। हमेशा किसी के ऊपर अगर घात, किसी भी संख्या के ऊपर घात लगी हो तो उसका मान 1 आता है। इसका 2 पावर 0 का मान क्या आएगा 1, 2 पावर 1 का मान 2, 2 को 2 बार गुणा करोगे 2 दूना 4 और 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से मैंने सॉल्व किया तो 1 + 2 + 4 + 8 आ गया। गुणे 7 पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, 7 पावर 1 मतलब 7 × 9 7। अब चीजें सरल करो, 2 1 3 4 3 7 8 7 15 गुणे
एक 7 8, 15 8 120। तो इस तरह से 56 के सभी गुणनखंडों का योग का मान कितना आ गया? 120। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सरल है कि नहीं? आप लोग बताइए, सरल है कि नहीं? इस तरह सॉल्व कर लोगे ना? मैं बहुत आपको इजी तरीके से बताया, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। कोई इसमें फिजूल की सवालें नहीं है, सब एग्जाम से संबंधित सवालें हैं। एक कहीं ना कहीं आपको जो एसएससी जीडी होने वाला है ये आपको टकराएगी, 100% दावा कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ईमानदारी से इस क्वेश्चन को लगाइए, पढ़िए। मैं अभी आपको 10 सेट कराऊंगा, इसी तरह 10 सेट कराऊंगा, आपको देख लेना 20 में हो सकता है 20 नंबर फंस गया। 20 में 20 क्वेश्चन फटे, नंबर तो होंगे 40, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। आपको 20 में 20 क्वेश्चन में फंसाऊंगा। चलो ए वाला क्वेश्चन देखिए, 30%, 25% और 40% की 3 लगातार छूटों के बराबर एक छूट क्या है? तो मेरे भाई इस तरह से इसमें 3 छूट है। कह रहा है पहले 30% छूट, तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई? 30% छूट है, पहले 100 रुपए रहा होगा तभी छूट मिल रही है। तो हमारा पहली चीज 100 रही होगी, तो छूट 100 में 30 घटाओगे कितना आ जाएगा? 70, ठीक है। 0 0 काट दोगे तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा? 10:7। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जब पहले वाले की लगा दिए, सेम उसी तरह दोनों को कर दो। यानी 25% को क्या कर सकते हो? 100:100 में 25 घटाओगे 75, तो हो जाएगा 25 चौका 100, 25 3 75, अनुपात आ गया 4:3। सेम अब 40% का कर दो आप, 40 को लिख सकते हो 100:60, ठीक है। 20 3 60, 20 5 100, तो हमारा जो अनुपात बन गया 5:3। जब 3 अनुपात बन जाए तो क्या करोगे आप? इसका गुणा कर लोगे, 10 चौक 40, 5 चौक 20, 200 आ गया। अनुपात 3 3 9 7 63, ये आ गया। ए भाई इसका तीनों गुणा कर लिया। अब इसका डिफरेंस क्या होगा? 10 में 3 गए 7, 9 में 6 गए 3, आ गया 137। तो मेरे दोस्त 137 हमेशा पहले वाले पे नीचे रखते हैं, 200 गुणे 100, 2 0 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 8 16, 2 5 10%। तो आ गया इस तरह से 68.5%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। समझ पाए कि नहीं आप लोग? ईमानदारी से बताइए, ये चीजें कर लोगे कि नहीं? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आपको लिख लेना कि ये डबल स्टार आपका इंपॉर्टेंट। जो मैं यहाँ पे डबल स्टार कराता हूँ मेरे भाई, इसका मतलब कि यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलो एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है, ठीक है, और कुल 3 घंटे 48 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी क्या होगी? बच्चों मैं आपको इसके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके आना, नहीं तो मैं इसको कल बताऊंगा। इसको आप करके आना, एक बार ट्राई करना, नहीं आता है तो कल मैं इसको बताऊंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे बढ़े हम। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है? जब भी इस तरह से पूछे आप हमेशा ऑप्शन से हल करोगे, किसकी मदद से? डिजिटल सम लगा के। किसकी मदद से? डिजिटल सम लगा के आप ऑप्शन की मदद लोगे। तो इस संख्या में हम कोई भी मान लो, हम ले लेते हैं 40 को, 40 को तोड़ोगे तो 8 पंचे 40, 2 संख्या से गुणा हो गई, 8 पंचे 40। अब हम 8 का विभाजक नियम लगाएंगे। 8 का विभाजक नियम कहता है कि ऑप्शन से लास्ट के 3 अंक ले लो सबका, जो 8 से कट जाए वही उसका आंसर होगा। तो हम ऑप्शन ए उठाते हैं, लास्ट का 3 अंक लेते हैं 640, हमें भाग देना है 8 से। ये पूरा पूरा करना चाहिए, 8 8 64,
यानी पूरा कट गया। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जब मेरे भाई ऑप्शन ए ही मिल गया हमारा आंसर, तो हमें बाकी में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा पहला ही ऑप्शन 8 से कट गया। चीजें क्लियर है कि नहीं वाला? अब तो लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये अगर बेसिक से जाते तो 1 मिनट लगता, और डिजिटल सम से गए, विभाजक नियम से गए, मुश्किल आप 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर। कोई भी संख्या में मैंने 40 ले लिया, 40 तोड़ा 8 पंचे 40, पहले वाले 8 आया, 8 का विभाजक नियम लगाओगे। 8 का विभाजक नियम कहता है कि संख्या का लास्ट का 3 डिजिट ले लो और वो 8 से कटना चाहिए। हमने संख्या का 3 डिजिट ले लिया, 8 से भाग दे दिया, पूरा पूरा कट गया, तो अर्थात ऑप्शन 1 सही। आगे बढ़े अब, चलो ये वाला देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 81 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए तो वह संख्या कौन सी है? तो मेरे भाई इसमें भी वही कर दो, 9 9 81। 81 को जब मैंने तोड़ा तो आ गया 9 गुणे 9। अब 9 के विभाजक नियम क्या कहता है? 9 के विभाजक नियम कहता है कि संख्याओं का अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम बारी बारी से एक एक ऑप्शन ढूंढते हैं। 9 से इसको जब काटोगे तो A9 कट जाएगा, A9 कट जाएगा, A9 कट जाएगा, 5 4 9, 9 में से 9 भाग दोगे कट जाएगा, यानी पूरी तरह से कट गया। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारा ऑप्शन ए है, वो पूरी तरह 9 से कट जा रहा है, तो हमारा यही आंसर है। तो हमें बाकी ऑप्शनों में जाने की जरूरत नहीं। चीजें सरल हैं कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताइए, चीजें सरल लग रही हूं, मैं आपको सरल बता रहा हूं, तो एक थंब जरूर दे दीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मेरे भाई 3 पुरुष भी 120 दिन में पूरा करते हैं और 4 महिलाएं भी 120 दिन में पूरा करती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मनुष्य 120 दिन में पूरा करते हैं। उसी तरह 4 वोमेन 120 दिन में पूरा करती हैं। दोनों भाई तो 120 दिन में काम कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख दिए। 120 से 20 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3m बराबर बचा 4w के। तो हमें अगर m बटे w निकालना हो अनुपात, तो क्या हो जाएगा? 4/3। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ये कैसे आया, समझ पाए कि नहीं? अब कह रहा है 12 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दिनों पूछ रहा है, दिन। तो हम एक ऑप्शन ले ले, चाहे इसको ले ले चाहे इसको ले ले, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं। तो 3m गुणे 120 बटे कितने लोग हैं? 12 पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं? 16 महिलाएं, ठीक है। अब हम m और w का मान इससे लेंगे, ठीक है। तो 3m का मान कितना दिख रहा है बच्चा? 4 गुणे 120। हमने सहायता लेने के लिए यह अनुपात बनाया है, सहायता लेने के लिए। इस तरह से क्वेश्चन जब बनना है तो इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। 12 m कितना है बच्चा? 4, 16 w का मान कितना है दोस्त? 3। अब बन गया, ठीक है। तो बराबर 3 गुणे 4 गुणे 120 भाई 12 चौक 48, 16 3 48, 48 48 96, ये हो गया। अब काटो, 12 दहमा 120, 12 8 96, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, आ गया 3 पचे 15। तो जो आ गया कितने दिनों में पूरा करेंगे मेरे भाई? 15 दिनों में काम को पूरा करेंगे। चीजें समझ पाए कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको मैं ट्रिपल स्टार दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 को आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़े हम, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए। 20 और 50 के तृतीयानुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात करो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 20 और 50 का तृतीयानुपाती, सारे बच्चे बताएं तृतीयानुपाती फार्मूला क्या होता है? तृतीयानुपाती निकालने के लिए दो संख्याओं का फार्मूला क्या होता है? b²a, यही तो होता है तृतीयानुपात का। इसमें b a है, a है, b a है, तो b का मान क्या है? 50 का वर्ग। a का मान कितना है मेरे भाई? 20 है। सॉल्व करो इसको, 50 का स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हो कि नहीं? और 20 है ही है, 0 से 0 कट गया, 5 25
250/2, 2 × 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अर्थात दोनों संख्याओं का जो तृतीय अनुपात आ गया वो क्या आ गया, 125 आ गया। अब आगे कह रहा है 9 और 16 के मध्य अनुपातिक। तो मेरे भाई मध्य अनुपातिक फार्मूला क्या होता है, आप लोग बताओ, √AB। याद करना, मध्य अनुपातिक जो फार्मूला होता है √AB होता है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान है 9 और बी का मान कितना है, 16 है। ठीक है, इसको तोड़ो तो 3 × 3, 4 × 4। भाई इतना तो क्लियर होना ही चाहिए। वर्गमूल में वर्गमूल क्या होता है, 3 जोड़ा बनता है, तो देख 3 बाहर निकाल लो, 1 4 बाहर निकालो, 4 3 12। अर्थात जो मध्यानुपाती था किसका, 9 और 16 का आ गया 12। कह रहा है इनके बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वाले का मान कितना है, 125 अनुपाते, दूसरे वाले का मान कितना है, 12। यही मेरे भाई आंसर हो जाएगा 125/12। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चीजें क्लियर हुई कि नहीं, आगे बढ़े। चलो, ए समकोण वृत्त शंकु का आयतन, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक समकोण वृत्ताकार शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है। मेरे भाई शंकु का आयतन दिया है, कितना दिया है, 1232। अब मेरे दोस्त शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, यानी 1/3 πr² h बराबर दिया है 1232। भाई आयतन का फार्मूला तो लगाओगे, तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h बराबर दिया है 1232 के। अब देखो तो 1/3 पाई है ही है, r², h का मान कितना दिया है, और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यानी ये h का मान दिया है 24 सेंटीमीटर बराबर 1232 को। अब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे भाई r² बराबर क्या हो जाएगा, 1232। यह 3 इधर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, हमारा पाई आ जाएगा और आ जाएगा 24। ठीक है, तो r² बराबर हो जाएगा 1232 × 3। पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। तो जब 22/7 रखोगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, मेरे कहने में 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 22 और 24 है। इसको सरल करो, 3 8 24, 11 दूनी 22, 11 × 11, 11 × 11, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 8 7 56, यानी कट गया। तो r² बराबर जो आया मेरे भाई 7 × 7 आया। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा √7 × 7। ठीक है, तो r बराबर 7 × 7 का वर्गमूल मतलब जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा बाहर निकालो। इस तरह से r त्रिज्या का मान आ गया 7। चीजें क्लियर हुई। अब कह रहा है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे भाई शंकु का वक्रपृष्ठीय क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ क्या होता है, पाई आर। क्या होता है, पाई आर। ये फार्मूला होता है। पूछा है शंकु का उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान निकाले हो 7 रख दो यहाँ पे, लेकिन यल नहीं मालूम है। यल नहीं मालूम है तो तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। तो यल बराबर होता है मेरे भाई h² + r²। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो h का मान रखो कितना है, 24 का स्क्वायर, r का मान कितना निकाल रहे हो, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 24 में 576 और 7 49, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा √625, इसका वर्गमूल आ जाएगा 25। अर्थात जो यल आई, तिर्यक ऊंचाई आई 25 आ गई। तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 25। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 22 × 25। इसको 22 में 25 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 550 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका आंसर इस तरह से लगेगा। तो सबसे पहले क्या दिया मेरे भाई, इसका हमने आयतन निकाला, आयतन मतलब r निकाल लिया, 7 आ गया। डायरेक्ट आप ये समझो कि फार्मूले पे आधारित है, कोई कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से
आज एसएससी जीडी के लिए पहला सेट समाप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको एक इसमें एचडब्ल्यू दिया हूं बच्चों, उसको लगा के आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो मैं कल आपको बताऊंगा। तो आप लोग कल हमसे इसी समय जुड़िए 8 बजे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मेरे भाई, बहुत अच्छे से देना, कोई ज्यादा घबराहट वाली बात नहीं है, आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। आप मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।